सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने वाले बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद स्टेबल करने, इकनॉमिक शेयरिंग बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट में इजाफा करने का मिशन लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और माशी माहिरीन के साथ आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की शेड्यूल मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन सलामती पर बातचीत तो होगी, साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में सऊदी अरब टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के दरमियान एक वफाहमती यादाश्त भी मंजूरी दी गई है। मामला क्या सिर्फ दौरों और मफाहमती यादाश्तों तक ही रहेंगे या वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी का पैगाम लाएगा? इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच। किस तरह से इस विज़िट को देख रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? साथ ही साथ अगर हम अपनी एक्सपोर्ट की बात की जाए सऊदी अरब से, तो हमारी जो इसका रेट है इंक्रीज़ होने का वो 11.2% है, यानी 2018 से 2023 तक 18 की अगर हम बात करें तो $434 मिलियन था और अब $738 मिलियन है। हम मज़ीद क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? किन सेक्टर्स पर काम किया जा सकता है बेहतरी के लिए? जी आमना, थैंक यू। ये अब इस लिहाज से ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का तीसरा दौरा है और इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि जो अब ख़ित्ते में, रीजन में जो आप हालात देख रहे हैं, बदलते हुई सूरत हाल, उस पर भी बातचीत होगी। 3 बड़ी चीज़ें हैं जिस पे मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरी इत्तला है कि जिस पे कोऑपरेशन होना है और जिस पे पॉजिटिव जो हम बार बार बात करते हैं कि वो क्या है। पहले तो वो सेक्टर माइन, मिनरल, फूड सिक्योरिटी और डिफेंस, ये और IT, इन शोबों पे बात करनी है। और फिर मैन पावर एक्सपोर्ट के बारे में मैं थोड़ी तरतीब बता देता हूँ। अभी तक के जो आमना हमारे इनके साथ MOU साइन हुए ना, कुछ तो मायदे में, कुछ MOU ज़्यादा हैं, वो उनको अब तय किया गया कि जी किस तरीके से जो बातचीत होगी कि इनको हार्ड एग्रीमेंट में लिया जाए और जो इन्वेस्टमेंट है जो रुकी हुई है उसको लाया जाए। और इस हवाले से जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कंसर्न हैं, वो सऊदीज़ के वो दूर किया जाए, इस हवाले से बात होगी। और दूसरा इसमें जो आ रहा है कि जी एक तो आप माइंस और मिनरल में तो वो जिस तरीके से रिकॉर्डिक है और चीज़ों में जा रहे हैं, वो जॉइंट वेंचर चाह रहे हैं कि जी और हम इक़्तिसादी और मिलिट्री जो है ना जॉइंट वेंचर जो है ना मुख्तलिफ सतह पे हो। इसके लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ना उसको 50,000 एकड़ 50 लाख एकड़ ज़मीन को जो सरजब्त कर बनाने का प्लान किया गया है, उसको तेज़ रफ्तार करना, कैसे बढ़ाना। कि सऊदीज़ वो कह रहे हैं जी हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा मुल्क है, अब तो आबादी भी बढ़ रही है, तो उन्हें बहुत कुछ चाहिए। ख़ास तौर पे वो चारा, वो कहते हैं जी चारा लगना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर है कि वीट भी आसानी के साथ वहाँ पे लग सकती है। तो इस हवाले से जो है ना ये बातचीत होगी। और दूसरा जो है वो आ रहा है कि मैन पावर एक्सपोर्ट। हमारे पास जो एक अरसे से हम देख रहे हैं कि न्योम शहर उनका $500 बिलियन से अब तो 1 खरब डॉलर तक चला गया वो। उसमें पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा, जिसको कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, जिस तरीके से स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मारी जा सकती है। IT के बारे में कहा गया है, उनकी तरफ से पैगाम इस लिहाज से है कि जी हाँ, सऊदी अरब को फ़ायदा होगा। फिर यह है कि यहाँ से हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट वहाँ पे हो सकती है और हमें जो ये अब आता है कि जी हमारे रेमिटेंस किस तरह बढ़ सकते हैं, उसमें दूसरा बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर जो असल चीज़ है आमना, जो मेरी इत्तला है कि जो मिलिट्री के शोबे में जो है ना वो बड़ा वास्ट किस्म का जो फैसले किए जाने, जिस पे इनिशियली जो बात हो चुकी है, उसमें यह है कि जी हमारी जो आर्टिलरी गन है, उसके बाद एमुनीशन है, राइफल्स हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, उसके बाद फिर सबसे अहम है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। उसके हवाले से बनाने के लिए जॉइंट वेंचर, उसमें कहा जा रहा है कि जी अब तुर्किया भी इसमें शामिल होगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए जो आगे जाके बातचीत होगी। उसके बाद फिर जो है वो सफारतकारी के मास पे तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे वाले से इशू अफ़गानिस्तान का आमना। वो बताया जा रहा है कि जी इससे पहले सऊदी वज़ीर दिफ़ा
मोहम्मद बिन खालिद के साथ जो है ना वह बातचीत हो चुकी है। अब मोहम्मद बिन सलमान जो वली है उनके साथ बातचीत होगी, किस तरीके से सऊदी अरब अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है अफ़गानिस्तान पे, और ये किस्म का इंडायरेक्ट मैसेज भी होगा उनके लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो जिस मुल्क से दहशत गर्दी हो रही है उस मुल्क में पहुंचा जाएगा, तो ये भी उनकी तरफ से बताया जाएगा। फिर गज़ा के बारे में बात होनी है, जो $52 बिलियन का जो प्लान बना के दिया है अरब लीग ने, उस पर कहा जा रहा है कि जी अरब लीग का और OIC का जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ताकि अमेरिकन जो है ना वो इस पे जो बार बार बात कर रहे हैं, आजकल तो नहीं कर रहे कि जी वहाँ से आबादी को भेजा जाए सऊदी अरब और जॉर्डन, और वहाँ पे हम अपना जिसको कहते हैं अमन का शहर बनाएंगे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, उसको रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि ये जो है ना हमारा रोल होना चाहिए। फिर अभी हाल ही में आपने देखा जहाँ पे यमन पे जो बमबारी हुई है अमेरिका की, उस पर भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के कंसर्न है वो भी इस बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो कुछ इत्तलात हैं कि बहुत सीनियर मिलिट्री के लोग भी जो है ना वो साथ हैं, और जो दोनों तरफ से इस हवाले से बात होगी। और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मुश्किल सूरत हाल इक़्तिसादी तौर पे है उस हवाले से बातचीत होगी। वैसे तो आपने देखे $3 बिलियन उनका पहले ही जो है उन्होंने अपना दोबारा पाकिस्तान में रखते रीज रोल ओवर कर दिए। इसके अलावा और भी पाकिस्तान की जो इस हवाले से ज़रूरतें हैं उन पर बातचीत हो। लेट्स होप कि ये एक अच्छा टूर प्रूफ हो, और इसमें हमें जो हमारी और एक चीज़ आमना और मैं बताऊं, वो कहा जा रहा है, एक लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो है ना, वहाँ पे अभी तक जहाँ पे बातचीत नहीं हो सकी वो एरिया जो है ना एक्सप्लोर किया जाएगा दोनों मुल्कों के दरमियान। दैट्स ग्रेट। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब जो कि शहर कायद कराची से, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के साफ पानी, सीवरेज, सेहत, माहौलियात समेत दीगर मसाइल के हल के लिए वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं, और इन्हीं सारे मामलात की संगीनी को महसूस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने शहर कायद के कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म अपने तरक्याती पैकेज में कराची शहर की खूबसूरती बढ़ाने, शहरियों के लिए साफ़ पानी की फराहमी और नकासी आब, सेहत की बेहतरीन सहूलियात और दीगर मसाइल के हल के लिए 10 अरब से 50 अरब रुपए की फराहमी का ऐलान करेंगे, और वो ये ऐलान तफसीली मुशावरत के बाद शेड्यूल के मुताबिक अपने दौरा कराची में करेंगे। वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के लिए मनसूबाबंदी और तरीक़ाकार पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए तरक्याती पैकेज जारी करने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। अब पहले भी ऐसे पैकेजेस जिनका ऐलानात हम देख चुके हैं, लेकिन शहर कायद कराची के हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दिए, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मोनिम ज़फ़र साहब ने, अमीर जमात इस्लामी कराची। थैंक यू सो मच मोनिम साहब। आप इस बार कितने पुरुमीद हैं? मुझे याद है कि PTI के दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही एक तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन क्या आपको उस पर अमल दरामद होते हुए दिखाई दिया? क्योंकि हालात तो हमें शहर कायद कराची के कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। आप क्या समझते हैं, इस बार उम्मीद रखनी चाहिए? चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, जितने भी पैकेजेस अनाउंस हुए, किसी पैकेज पर अमल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 35 अरब रुपए पहले अनाउंस किए गए थे 2017 में, उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब के दौर में 1100 अरब रुपए, 162 अरब रुपए अनाउंस हुए, और ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक ही हैं। कराची को कहीं किसी शोबे में रिलीफ नज़र नहीं आया। आप देखें कराची में पानी का मसला सीवियर मसला है, और कराची में K4 मंसूबा जो 2006 में शुरू हुआ था, आज 19 साल से ज़ायद हो गए हैं। कराची के लोगों को एक कतरा बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। कराची के सिस्टम के अंदर लोग, शहर का 50% इलाका पानी से महरूम है, और सूरत हाल ये है कि K4 मंसूबा अगर बन भी जाए, अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसको भी कम अज़ कम ये जून 2026 से पहले नहीं बनता। हुकूमत की समझते हैं या वफाक की समझते हैं कि वफाक की कभी तरजीहात में शहर कायद कराची या ये सिंध नहीं रहा, या फिर आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की ये हुकूमत में शामिल तमाम जमातें हैं। ये सिंध गवर्नमेंट जो पिछले 17 साल से बराजमान है सूबे पर, और वफाक में शामिल वो सारी जमातें, मुस्लिम लीग नून, MQM इसमें शामिल है। MQM 2008 से लेकर 2014 तक हुकूमत का हिस्सा रही है। उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर ये तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में शामिल हो गए, फिर ये PDM 1 का हिस्सा बन गए, 2 का बन गए, PDM 3 का हिस्सा बन गए। लेकिन अमलन कराची के शहरियों को किसी
शोबे के अंदर भी रिलीफ नहीं मिला। ये इनकी नाअहली है, ये बैड गवर्नेंस है, ये करप्शन है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को आपने इस नहज तक पहुँचा दिया है कि लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस की लोड शेडिंग से, और रमज़ान के महीने भी अफ्तार और सैर के औकात में भी लोड शेडिंग हो रही है और लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, तो रेड लाइन के नाम पे शहर को खोद दिया गया है। ये इशू हम बार बार हाईलाइट करते रहे हैं, रेस करते रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के, और वो कह रहे हैं कि इस पे प्रोग्रेस नहीं हो रही। आज ही अमीनुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो हम ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकते हैं। देखें, ये MQM तो मगरमच्छ के आंसू बहाती रही है और फिर जाके ये वहीं गिरते हैं। ये हमेशा ये जो हुक्मरान जमातें होती हैं उन्हीं के साथ चलने में ये अपने आप को, ये उन्हीं के साथ चलते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मुफाद परस्त लोगों का जहां मुफाद वाबस्ता होता है वहीं जाते हैं। इन्होंने शहर कराची के लिए अगर कुछ करना होता तो IT के शोबे में करते। ये 10 साल तक ये वजारत इनके पास रही, तहरीक इंसाफ के दौर में भी रही, बाद में भी इनके पास रही, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी वजारत तालीम इनके पास है। तो भाई बात यह है कि आप कराची के लिए मसाइल के हल के लिए क्या विफाक तक आप लोग ये बार बार कंसर्न रखते रहे हैं? किस हद तक बातचीत की गई है या मसाइल के हल? देखें जी, हमने तो मुस्तकिल कंसर्न रखे हैं। हम तो मुस्तकिल वफाक से इस हवाले से बात करते रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं और हम इस मौजू को मुस्तकिल हम रेज़ करते रहे हैं, चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला। अगर किसी ने रेज़ किया है, आप भी जानती हैं कि IPPs कोई नाम से भी नहीं जानता था, लेकिन IPPs के हवाले से अगर जमात इस्लामी ने 14 दिन का धरना दिया है तो आज की खबर है कि 8 रुपये अप्रैल के बिलों के अंदर 8 रुपये कमी होने जा रही है। इसका वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी का प्रेशर है कि IPPs जिसके नाम से लोग वाकिफ़ नहीं थे, वो IPPs जो ख़जाने पर बोझ बनी हुई थी, जो कैपेसिटी के नाम पर जिस तरह लोगों से अरबों रुपए लूटे गए, ये अगर जमात इस्लामी की तहरीक ना होती, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मामला हो, IPPs का मामला हो, तो ये इसी तरह लूटमार का सिलसिला जारी रहता। ये तो हमारी तहरीक के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस हुई है। अपना सवाल सामने रख लेंगे। इत्तिशाम साहब, पहले तो इस पे तज्जिया के वज़ीर आज़म ने जो तरक्याती पैकेज के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? शहर कायद कराची में पहले भी बड़े पैकेजेस आए, लेकिन मामला तो आपके सामने ही है। देखिए आमना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हर सियासी हुकूमत ने आके जब इक़्तिदार में आई है तो उसने नए वादे किए कराची के लिए, लेकिन असल में देखा जाए तो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब जिस तरीके से कोलेशन में है MQM भी और पीपल्स पार्टी भी, इत्तेहादी तो है, पीपल्स पार्टी वैसे काबीना में नहीं है, और जिस तरीके से वो डिजिटल जो है ना वो फंड्स मांग रहे हैं कराची के लिए, तो ये ऐलान होते रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी कोई पैकेज इनको प्रॉपर मिला हो। और जिस तरीके से अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, सड़कें और उसके बाद बाकी सूरत हाल, और सिंध गवर्नमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी ने जिस तरीके से नाजायज़ कहा जाता है पैसे खा के 70-80% वो कहते हैं वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं ये प्राइवेट सेक्टर में या घरों में, वो जो है ना वो इस तरह ही लगाए गए हैं। ठीक है, जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में बड़ा काम हुआ था वहाँ पे कराची में, और पुरानी बात होगी। फिर कहा जाता है जी मुस्तफ़ा कमाल जब MQM के मेयर बने फिर काम हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात तो आमना ये है कि आज आप कराची में चले जाएं तो आपको लगता ही नहीं कि कराची कोई जो चले। एक ज़माना था हम कह सकते थे कि जी दूर दराज के इलाके इतने डेवलप नहीं हैं। अब तो जो इलाके आपके डेवलप हो चुके थे, बन गए थे, उनमें जो सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। इत्तिशाम साहब, मोनिम साहब हमारे साथ ही हैं, आप उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम तो मसाइल के हल के लिए जिस हद तक बातचीत कर सकते हैं विफाक से, हमने वो सारे इशूज़ रेज़ भी किए हैं। IPPs वाले मामले पर क्रेडिट नो डाउट जमात इस्लामी को जाता है, और आज उसी के मरहूने मिनत हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों को कम करने पर विफाक अब सोच भी रही है, बल्कि 8 रुपये जिस तरह से मुनम साहब बात कर रहे थे कि अप्रैल में कम की जाएंगी कीमतें। आप अपना कोई सवाल रखना चाहते हैं उनसे, तो अदरवाइज़ मैं फिर उनसे कंटिन्यू करूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था वनीम साहब से कि उनके सियासी मुखालफिन जमात इस्लामी के यही कह रहे हैं कि उनके पास भी कोई वायबल प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रपोजल उनके पास भी नहीं है जो इफेक्टिवली उन्होंने हुकूमत को दी हो जिसको ठीक करने के लिए। वो भी कहते हैं कि सियासी तौर पे माइलेज हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें वहाँ पे जिस अंदाज से लोकल गवर्नमेंट में बड़ी सीटें मिल गई हैं, बड़ा अच्छा उनका एक रोल आ गया है, लेकिन इनके पास भी कहा जाता है कि जी रोड मैप कोई नहीं है कि वो कराची को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी मुनीम साहब। अच्छा देखें, हमारे पास हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करके दिखाया है ना, और आज भी 1.5 साल गुजर गए। बल्दियाती ये पूरा जो मेट्रोपॉलिटन का जो हमारा इलेक्शन हुए थे KMC के, उसको
और हमारे 9 टाउन्स जो कराची में हमारे पास इस वक्त 25 में से 9 टाउन्स हैं, मैं ये गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेडिकेटेड टीम ने पूरे टीम वर्क के साथ इन 9 टाउन्स में जितने मसाइल हैं, और हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो इन मसाइल के अंदर कहीं शेयर नहीं कर रही, वो अपने टाउन चेयरमैन के साथ नहीं कर रही, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे टाउन चेयरमैन ने कम से कम उन इलाकों में कि जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन हैं वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, इसी तरह गलियों को पेवर ब्लॉक्स लगाना है, कारपेटिंग है, ये सारे काम और नित नए आइडियाज़ यानी कम वसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया है। और हम इंशाल्लाह हम ये बात जब कह रहे हैं तो हम अपने इख्तियार से बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो वक्त ने साबित किया है कि नेमतुल्लाह खान साहब हों, उस वक्त भी काम आगे बढ़ा, उस वक्त भी शहर कराची को तरक्की मिली, K3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। सर, अब आपके आइंदा का लाया अमल क्या है? अभी जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे कराची में तो आप लोगों ने अपने एंड से क्या हिकमत अमली बना रखी है कि उनसे मुलाकातें की जाएंगी, क्या क्या मामला ज़ेर बहस आ सकते हैं? और साथ ही साथ ईद के बाद जमात इस्लामी किसी किस्म के प्रोटेस्ट का भी प्लान कर रही है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं? देखिए, हम तो इस वक्त जो है वो एक तरफ हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वसाइल अपने इख्तियारात से बढ़कर। दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ जो वसाइल और इख्तियारात कराची का हक है, जिन वसाइल पर, वो कराची को नहीं मिल रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम जो है पूरी एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं, हक दो कराची तहरीक। और 27 अप्रैल को हमने कराची में एक बहुत ही अज़ीम-उश-शान मिलियन मार्च का हमने फ़ैसला किया है, जिसमें हम शहर के तमाम मसाइल को रेज़ करेंगे। इस दौरान अगर वज़ीर आज़म साहब को वक्त मिल गया, कराची के लिए तो उनको वक्त ही नहीं मिलता, और ये रिकॉर्ड पर है ये बात, आप इसको जो है रिसर्च कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए कि 10 साल से कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिसने कराची में एक रात गुजारी हो। ये इस मेगा सिटी की सूरत हाल है कि जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर वज़ीर आज़म साहब आते हैं और हमें इनवाइट किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा अपना प्रपोज़ल रखेंगे शहर की तामीर के लिए, तरक्की के लिए। अगर किसी के पास एजेंडा है तो वो जमात इस्लामी के पास है, और किसी पार्टी के पास अगर एजेंडा होता शहर की तामीर और तरक्की के लिए तो MQM 30 साल तक मुस्तकिल हुकूमतों का हिस्सा रही है। पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर रही है, लेकिन ये शहर कराची को डिलीवर नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो जमात इस्लामी कर सकती है। ठीक, थैंक यू सो मच। मोनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में बात करने के लिए। एक ब्रेक लेकर दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी और अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि तमाम अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा, और अब इसके लिए 31 मार्च 2025 की तारीख तय कर दी गई है, जिसमें सिर्फ 13 रोज़ ही बाकी हैं। कुछ रोज़ से अमेरिका की जानिब से दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियों की खबर सुनाई दे रही है, लेकिन तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने इन तमाम खबरों को रिजेक्ट कर दिया। टैमी ब्रूस का ये कहना है कि ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं जिस पर काम हो रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया बार बार इस बात को हम देख रहे हैं कि उछाल रहा था कि अमेरिका की जानिब से एक लिस्ट पर काम हो रहा है, जिसके मुताबिक कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और उनमें पाकिस्तान का नाम भी मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भी ये कहना था कि इस हवाले से जो वीज़ा के हवाले से जो मामलात हैं उनकी पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाएगा, ताकि अमरीका की सलामती को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे अफगान शहरी जो 20 साल अमरीकी मनसूबे के दौरान वाशिंगटन के लिए अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल चुके हैं, उन्हें अमेरिका में आबाद किया जाएगा। अमेरिका की पॉलिसी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? शामुल हक साहब के साथ हमें ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। शाह साहब, एक तो पहली बात ये कि हम तकरीबन देख रहे हैं कि तकरीबन 25,000 अफगान शहरी ऐसे मौजूद हैं जो अमरीकी फ़ौज ने ही उनको ट्रेन किया था, और जब जाने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे से दो चार थी तो उनको पाकिस्तान में पनाह देने के लिए कहा गया था। लेकिन एक अरसे से उनके वीज़ाज़ तो हो गए हुए हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, और अब ये खबरें भी थीं कि जिनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। इनकी तरदीद आ चुकी है। कितना रिलीव्ड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल में अमरीकी हुकाम की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, इससे दो चीजें तो बड़ी बातें हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, अभी तक किसी भी मुल्क पे पाबंदी और वीजा रिजीम चेंज के हवाले से कोई बाकायदा डिसीजन नहीं हुआ, और जैसे कि उन्होंने डिनाई किया कि कोई ऐसी लिस्ट मौजूद नहीं है।
खास तौर पर मेरे ख्याल में एक बड़ी स्टेटमेंट है उन अफगान मुहाजिरीन के लिए जो इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का साथ देते रहे अफगानिस्तान के अंदर, और इस वक्त वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खासतौर पर इस्लामाबाद में जो है मुकीम है, और पिछले कई महीनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और वो इत्तेहादी अक़वाम जो कि अफगानिस्तान में जंग लड़ती रही हैं और ये उनका साथ देते रहे, उनकी जानिब से उनके वीज़ा प्रोसेस के ऊपर काम हो। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मदद करते रहे अफगानिस्तान में। अब जो डिसीजन हुआ है मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइंद है कि उन अफगान मुहाजिरीन की कुर्बानियों को जो है वो माना गया है, और जो इंतजामिया है ट्रम्प उनकी जानिब से फैसला हुआ है कि उनको जो है वीज़ा जारी किया जाएगा और उनके वीज़ा प्रोसेस किए जाएंगे। मेरे ख्याल में ये उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी जो खबर अहम है वो तमाम उन ममालिक के लिए जिनके हवाले से कई आसाराइयाँ थी कि शायद उन पर वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनके रेजिडेंट्स को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो अब एक बात ये भी वादी हुई है इस स्टेटमेंट से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सिर्फ वो असेस कर रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क और बाकी मामला को कि कौन कौन से ममालिक को अमेरिका की जानिब से वीज़ा जारी करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। वो लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं बन सकी। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि बारहा जो प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न मीडिया पे कि शायद पाकिस्तान के लोगों को भी या तो ऑरेंज लिस्ट में या येलो लिस्ट में रखा जाएगा, इस किस्म की कोई बात अभी सामने नहीं आई। दूसरा आमना, मैं इसके साथ साथ एक और आपको डेवलपमेंट बताता चलूं कि पाक अफगान तोफन बॉर्डर जो कई दिनों से बंद है, तकरीबन 3 हफ्तों से ज़ायद, इम्कान है कि वो जल्द खुल जाएगा। और पहले जो मरहले में ये फैसला किया गया है कि जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान इलाज की गरज से आएंगे उनको अलाउ किया जाएगा। साथ साथ ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो बहाल होने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार है और जल्द ही जो है बॉर्डर खुलने का इम्कान है। ये बताया गया है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उधर से बमबारी के बाद यहाँ पे जो स्कैनर इक्विपमेंट और जो कस्टम का बाकी जो निज़ाम था वो तबाह बर्बाद हुआ है, लिहाजा आम जो पैसेंजर्स हैं उनकी मूवमेंट और ख़ास तौर पर जो अफगान रेफ्यूजीज की मूवमेंट है वो फिलहाल 2-3 दिन तक नहीं शुरू हो सकती। एक बड़ा अहम फैसला पाकिस्तान की जानिब से ये है कि 31 मार्च को बाकायदा जो है डेडलाइन दी गई है तमाम अफगान रेफ्यूजी जो कि ACC कार्ड होल्डर हैं, POR कार्ड होल्डर हैं या जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कि उन्हें वापस जाना होगा। दूसरी तरफ अफगान हुकाम बार बार पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। तो लगता यही है कि शायद जो बॉर्डर की बंदिश है और इस वक्त जो इंतजामात हैं उसकी वजह से अफगान मुहाजिरीन की जो वापसी है वो भी तातुल का शिकार होगी और उसमें मजीद पाकिस्तानी हुकाम को जो है डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान के कंसर्न है वो यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, खासतौर पर कबायली इलाकों के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं जो खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अफगान जो नेशनल हैं वो शामिल हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है कि इन लोगों को वापस अपने मुल्क भिजवाया जाना चाहिए। चलें, एहतशाम साहब का भी तज्जिया इस मामले पर लेते हैं। एहतशाम साहब, 2 पहलू आ गए खबर के। एक तो यही कि ये भी रिलीफ मोमेंट था पाकिस्तान के लिए कि भाई इन अफगान शहरियों का करना क्या था जिनके अमरीकी वीज़े भी लगे हुए थे, और इस हवाले से हम देख रहे थे कि यूरोपीय ममालिक भी काफ़ी कंसर्न थे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान उन 43 ममालिक की जो लिस्ट है उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का भी नाम होगा, सफरी पाबंदियाँ होंगी, वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सख्त कर दी जाएगी, सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी लेकिन वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं अब ये एम्बिग्विटी भी दूर हो गई है, क्या वो लिस्ट है ही नहीं सिरे से? हमने लिस्ट तो थी और अभी भी है, और जो कहा गया था कि जी ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया 26 ममालिक जिसमें रशिया भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, म्यांमार भी है, पाकिस्तान भी है, उन मुल्कों में रखा हुआ था। ये लिस्ट तो अपनी जगह मौजूद है। असल बात इस सारे मामले को समझने की कि कल जो है ना वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिएक्शन आया ना हमना कि ये ट्रंप इंतज़ामिया वो काम कर रही है जो अमेरिका की फ़र्स्ट अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी हैं और इस तरह के और चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा ये सॉरी करके पीछे हटे। लेकिन साथ ही एक और एहलकार का मैं CNN पे स्टेटमेंट देख रहा था वाइट हाउस के, वो सख्त बयान दे रहा था चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इंडायरेक्टली ये कह के कि ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करना चाहती है उनको करने नहीं जा रहे। तो ये एक किस्म की उनके साथ इंतज़ामिया की सुप्रीम कोर्ट के साथ या अदलिया के साथ लड़ाई अपनी जगह पे है। अब सवाल ये कि जो वादे किए गए थे, अभी ये 25,000 जो बंदों की भी बात की है कि जिनके बारे में बार बार आ रहे हैं, जो अफ़गानी यहाँ मौजूद हैं, होटलों में रह रहे हैं बच्चों समेत, उनको ले जाया जाएगा।
देखिए आमना और इत्तलात ये आ रही है अमेरिका से कि वो इनडायरेक्टली जो है ना बाइडन इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये इनके गलत फैसलों की वजह से ये यहाँ पे लोग बैठे, हम इनको क्यों लें। तो ये तो सूरत हाल जो है मेरा ख्याल। और एक और पहलू भी तो है ना, बाइडन इंतजामिया ने एक कमिटमेंट तो कर ली थी लेकिन उसको वो भी लटकाते रहे थे, वो अपने टेन्योर में उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, उसकी रीजन भी नहीं किया। और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके वीज़े वगैरह जो है ना वो शेड्यूल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल देने वाली बात है जो यहाँ से वो कहा जा रहा है कि नहीं दिए जा रहे। एक सूरत हाल ये बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं वो तो यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ये होंगी कि जी थोड़ा सा तरीक़ाकार ज़रा सख्त कर दिया जाएगा, नए इंटरव्यू जिन्होंने देने होंगे। अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं जो पहले से जा रहे हैं आ रहे हैं या बिजनेस वीज़े हैं या स्टूडेंट वीज़े हैं उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कई हवाले से अंदर से हम तो सीधे साधे लोग हैं, उस जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे वीज़ा का तो कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। नहीं मेरा ख्याल होपफुली नहीं होगा, बाकियों को लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अब उनको एहसास हो रहा है हमना कि सारी दुनिया के साथ लड़के तो आइसोलेशन का अमेरिका शिकार हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रही है ख़ास तौर पे मीडिया की तरफ से। और बाइडन हुकूमत तो अपनी लोअर स्टेप पे चली गई है, बाइडन इंतज़ामिया और डेमोक्रेट पार्टी उनका तो अब पूछे ही ना कोई हाल है। तो ये तो काम अब जो है ना वो मीडिया कहें आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके बारे में ख़ास तौर पर आप न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट देख लें और फिर बरतानिया के अखबार, BBC वगैरह, ये बड़ा खुल के जो है ना ये मुखालफत कर रहे हैं कि इनके फैसलों से नुकसान होगा। और ये जो अपना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है ये दुनिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करेगी। और टैरिफ जिसको बार बार वो लोग कह रहे हैं इसको टैरिफ को छोड़ें, ये एक टैक्स है सीधा सीधा सा। जब आप टैक्स लगाएंगे जो चीन की मसनूआत आएंगी या कनाडा की आएंगी तो उसका बोझ जो है ना वो वहाँ के लोगों को, कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ट्रू। जी हाँ, तो ये उनको ये बात समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने ट्रंप साहब ने आने से पहले मेरा ख्याल है रैलीज़ में कर दी थी ना, उनको अपनी लोकल ऑडियंस जो है ना डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। देखें ना एक्सटर्नल फ्रंट पे सूरत हाल कितनी ख़राब है। उन्होंने कहा मैं 2 घंटे में जंग बंद कर दूंगा। अपने खास LTB गए, सऊदी अरब गए, उसके बाद जनाब आज उनकी कल बात भी होगी है पोइटन से फ़ोन के ऊपर। उससे पहले आपने देखा कि अमेरिका का एक एहलकार वो जो सऊदी अरब अपना मॉस्को भी होके आया, तो अभी तक सीज़ फायर पे बात नहीं खत्म हो रही। मल्टीपल इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं मॉस्को ने ये कहा जिसमें अमेरिका ने हमें देख रहे हैं कि अपनी टांगें अड़ाई हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं। तशान साहब आप साथ ही रहेगा। ज़ाहिर शाह शराजी साहब का मैं शुक्रिया अदा के बाद भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक और वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। भारत में मुसलमानों की इमलाक को तबाह करना, मसाजिद को शहीद करना और मुसलमानों के बुनियादी हुकूक गस्ब करना नरेंद्र मोदी का पुराना वतीरा रहा है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के इक़्तिदार पर कब्जे ने नाम नहाद सेक्युलर भारत का चेहरा बिगाड़ दिया। नागपुर जो वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी की नज़रियाती सरपरस्त तंजीम RSS का हेडक्वार्टर भी है, वहाँ इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से 17 मार्च को औरंगज़ेब के मकबरे को हटाने के मुतालबे के बाद से झड़पें शुरू हो गई हैं, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ना सिर्फ हमने देखा कि वहाँ पर इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया बल्कि कई अफराद को ज़ख्मी भी किया गया। नागपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कुरान की बेहुरमती की पुलिस स्टेशन में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और हिंदू मुस्लिम कशीदगी उरूज पर नजर आई। हमलों और मुजाहरों के दौरान 30 से ज़्यादा अफराद नाज़रीन बताए जा रहे हैं जो ज़ख्मी हो गए और कई इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। नागपुर हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह एक नई बॉलीवुड फिल्म बनी है जिसमें मराठा हुक्मरान सिम्भा जी की कहानी दिखाई गई। शिकस्त खाने वाले मराठा हुक्मरान पर तशद्दुद की झूठी रुदात देखने के बाद औरंगज़ेब के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। औरंगज़ेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे जिन्होंने 1658 से 1707 तक तकरीबन 5 तिहाइयों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दूसरी जानिब मुसलमानों को दबाने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद अब इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुआशी बॉयकॉट के नए हरबे सामने आ रहे हैं। मुसलमानों के कारोबार, होटलों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतहा पसंद हिंदुओं से मुतालबा ये किया जा रहा है उनकी जानिब से कि मुसलमान ताजरों को दुकानें किराए पर ना दी जाएं। इस बॉयकॉट मुहिम में हिंदू मजहबी रहनुमा भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुसलमान दुकानदारों और होटल मालिकान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया में औरंगज़ेब के मकबरे को तोड़ने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का मुआशी बॉयकॉट। ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है और इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किरदार निभा सकती है,
एहतशाम उल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया हामिद खान अल-मशरकी साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसीज़ बरकरार हैं, अक़लियतें मज़ालिम का शिकार हैं, उनका मुआशी कत्लेआम भी किया जा रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में हम UN की जानिब से और जो आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से कोई ठोस रिएक्शन देखेंगे? देखिए आमना, मैं समझता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, जो इंतहा पसंदी जिस अरूज पे पहुंची है, जिस अंदाज से मुसलमानों को हर अंदाज से निशाना बनाया गया है, वो आज के मॉडर्न दौर में नाकाबिले फहम, नाकाबिले कबूल और एक तरह की दहशत गर्दी है। और ऐसी दहशत गर्दी है जिससे 25 करोड़ मुसलमान जो भारत में बसते हैं वो आए रोज मुतासिर हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जहां आप बात करिए यूनाइटेड नेशन की, वहां इस मोदी सरकार ने तो दिल्ली और इंडिया के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर तक बंद करा दिए, ह्यूमन राइट वॉच को के दफातर बंद करा दिए, उनकी फंडिंग बंद कर दी गई और उन पे पाबंदियां लगा दी गई। इंडिया इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर फाशिस्ट रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके अंदर मुसलमान और बाकी अक़लियतों के लिए जीना 2 बार हो गया है। हकीकत ये है कि ये जो हम बाइकाट की बात कर रहे हैं, ये बड़े सालों से चल रहा है और इसकी वजह से मुसलमानों की जहां माशी तौर पर इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, वहीं पर समाजी तौर पर मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बदकिस्मती क्या है इस सारे मामले में, वो है अदालतों का किरदार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में फैसला हिंदुओं के हक में दिया मोदी सरकार को खुश करने के लिए। दुपट्टे और बुरके के ऊपर फैसला भारतीय सरकार के हक में दिया। 3 तलाक के ऊपर फैसला भारतीय सरकार के हक के ऊपर दिया। हर अंदाज में जब अदालतें, अफवाज और जो हुकूमत है वो मिलकर मुसलमानों का एहतसाल कर रहे हैं और दुनिया के को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये एक दहशत गर्दी है और इसके नतीजे में जंगी क्राइम है ये जो मोदी सरकार कर रही है और इनको इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि यूरोपीय यूनियन जो इंसानी हकूक की चैंपियन है उसको आगे आना चाहिए और इसको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों के हकूक के लिए मुस्लिम दुनिया और तमाम अरब ममालिक इकट्ठे होकर 25 करोड़ मुसलमानों का साथ दे, वरना वो इंतहाई मजबूरी की हालत में मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और उसकी जिम्मेदार तमाम मुस्लिम उम्मा होगी। एहतशाम साहब, आलमी रिपोर्ट्स हमारे सामने, आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स भी हमारे सामने, कंडेमनेशन भी उनकी जानिब से आ रही है, लेकिन आखिरकार किसी ना किसी की पुष्टपनाही या आशीर्वादी हासिल है। जो हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो बदमाशी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वो चाहे खित्ते में हो या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो, कनाडा में हो या मुख्तलिफ ममालिक में। तो किस तरह से देख रहे हैं, इसको लगाम कौन लगाएगा? आमना, हामिद साहब ने 3 तलाक़ों की बात की है कि ये फ़ैसला भी हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, तो मुझे इसमें कोई हैरत इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मुसलमानों के डिफरेंट फ़िरके हैं, एक दूसरे की लड़ाई है, वहाँ पे भी यही चल रहा है। ये अपने तौर पे फैसले नहीं कर पाए, इनके इतने लड़के अपने फ़िरकों की लड़ाइयाँ थी, शिकायतें थी, तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका तय हुआ हिंदुस्तान की। देखिए, अब सवाल ये है कि आमना, ये तो अब जिस तरह मशरकी साहब भी कह रहे हैं कि खाली मुसलमान नहीं है, अभी क्रिश्चियंस को देखें उनके साथ क्या हुआ है। 150 से ज़्यादा उनके गिरजाघरों को आग लगा दी गई है। उसके बाद आप देखें और तो निचली सतह के जो हिंदू हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे सर। लेकिन ये जो अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम हैं, जितना सप्रेस किया जाएगा, आखिरकार ये लावा फटेगा। लावा तो पक रहा है वहाँ पर, जो हम देख रहे हैं। उसी तरफ आना हूँ आमना, सिखों के अगेंस्ट भी जो वहाँ पर मामला चल रहे हैं। अमित शाह साहब क्या चल रहे हैं, अमित शाह साहब ओपनली कहते हैं, इस तरह बाकी हिंदुआता की जो बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में वही रहेगा जो हिंदू बन के रहेगा, या तो अपना मज़हब तब्दील कर लें, और मुसलमानों को तो आम ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आप चले जाएं। देखें, बात यह है कि आमना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेइज्जती है, मुनाफिकानापन है अमेरिका और वेस्ट का, कि वो इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाते। इवन अभी जो गिला किया गया है कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट इस दफ़ा आनी थी, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि जी यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, अपना अक़लियतों पे ज़्यादतियाँ की जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान पे इतना कुछ कहा लिखा गया है, उसके बारे में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने इसके हवाले से कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात है, हमने देखे ना, अब जहाँ सूरत-ए-हाल जहाँ चली गई है कि वहाँ पे उनका मीडिया बिल्कुल खामोश कर दिया गया। हिंदुस्तानी मीडिया 90% से ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों ने ले लिया है, जो
जो फ़ायदे उठाता है अपना मोदी सरकार से, मुख्तलिफ़ किस्म के अपने कमर्शल फ़ायदे लेते हैं, और इस हवाले से उन्होंने मीडिया को खामोश कर दिया है। जो आवाज़ आती थी उनकी सो कॉल्ड कहा जाता है वकला तंजीम के, वो भी खामोश हो गई हैं। वकला को जाके उनको दो चार को फैटी लगाई गई तो खामोश हो गए हैं। अब तो बड़े बड़े एंकर भी जो है ना वो बात नहीं करते, तो वहाँ तो अब आप कोई बोलने का तस्वर ही नहीं है कि हिंदुस्तानी मीडिया इस तरह की बातें करेगा। अभी आप देख लें, अभी ये जो बात की है औरंगज़ेब के मकबरे की, ये तो आप देखें ना तो FIR दर्ज करते हैं, ना छोटे से वाक़यात की भी हो। आए दिन मुसलमानों को मारा जाता है, पुलिस के पास लोग जाकर रोते हैं, उनकी FIR तक नहीं दर्ज की जाती। तो ये लेकिन चले दुनिया इसमें कुछ करे ना करे, लेकिन आपके अब जब अंदर ही घर में जब ऑर्डर ख़राब हो जाए तो वो जब लावा पकता है तो फिर उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से तकसीम पैदा होती है। लावा तो आमना पकेगा। मुझे तो लग रहा है कि वो ने लाइटर नोट, मुझे लग रहा है कि ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी बेगम के उसके लिए बनाया था, नूरजहां के लिए, उसकी मोहब्बत में, मुझे लगता है कि वो जो 7वां अजूबा दुनिया का, उसको भी किसी वक्त आँख तोड़ ना दे, इसलिए कि मुसलमानों की निशानदही करता है। तो मेरा ख्याल है असल बात है हमने ये जो अब थोड़ा सा मीडिया जब तक के तकड़ा नहीं होता है, हिंदुस्तानी मीडिया टोटल जेब में चला गया मोदी की, ये जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से जो खबरें हैं वो बाहर जाने नहीं देते। जो वायर सर्विसेज हैं, और देख लें वहाँ पे, आप थोड़ा सा पहले आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम का बंदा गया था, उसने जाके 2 स्टोरियाँ की थी उधर मकबूजा कश्मीर में, तो उसको निकाल दिया, मार के निकाल दिया था। तो वो तो बात ही नहीं, BBC के दफातर बंद कर देते हैं, किसी जगह जाने नहीं देते। तो हम तो यही है कि जब तक के इनिशिएटिव हिंदुस्तानी मीडिया नहीं लेगा, जो अपने आप को कहता है जी हम बड़े आज़ाद हैं, कोई बात नहीं बनेगी। भाई इसी है, इंटरनेशनल मीडिया कभी कभी खबरें देता है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच हो, इसी तरह से आप स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट आती है ह्यूमन राइट्स पे, वो अब इस पर आवाज़ नहीं उठाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मोदी पे कोई दबाव आएगा कि इस तरह के कामों को बंद करें वो। ठीक है, थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब। हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों करेंगे, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।